जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो आज का ये मेरा 5वां क्लास है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा 4 जो वीडियो डाला गया है, लेक्चर डाला गया है, उसको आप लोग अच्छे तरह से 2-3 बार कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ लिए होंगे और उसका नोट ज़रूर बनाइएगा। जो हमने लेमा ये यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय बताया है ना, लेमा बताया, जो भी बताया उसको नोट ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के साथ कुछ अपने तरफ से आप सबों को एग्जाम्पल भी बताया था और मैं बताया था कि 2 मार्क्स का आपको निश्चित रूप से पूछा जाता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। तो आप लोग उसको अच्छे तरह से सीख लीजिए, जिससे आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और अगर आप जितना हम आपको पढ़ा दिए उसका कंसेप्ट अगर आप बढ़िया से जान लेते हैं तो 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से 3 नंबर पिछले 4 क्लास से आपका फिक्स हो जाएगा। इसलिए पिछले वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, है ना। हमें जिस प्रकार से सुविधा होता है उस प्रकार से, चाहे आपको बोर्ड के माध्यम से या स्क्रीन बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो हमें जिस हिसाब से सुविधा मिलता है उसके हिसाब से हम आपको पढ़ा देते हैं। तो चलिए आज हम क्लास 5वां शुरू करेंगे। ये आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको हम ज़रा जानते हैं। तो आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो आइए आते हैं। लिखा हुआ है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका इंग्लिश होता है, सीबीएसई वाले सब बस क्या उसका हम सारा तो इंग्लिश लिखा ही। जैसे मैथ में क्या है समझना है, लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, मैथ में लैंग्वेज नहीं होता है, सिर्फ आपको समझना है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए ये कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांक के गुणन से संबंधित है। गुणन मतलब फैक्टर। गुणन का मतलब क्या होता है, फैक्टर, इंग्लिश वाले, है ना। गुणन का मतलब होता है फैक्टर से संबंधित है। इसका कथन है कि मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कहना क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या, आपको हमने भाज्य संख्या बता दिया था, पहले इसको समझ लो, उसके बाद भाज्य और अभाज्य बता देता हूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त, मतलब यूनिक तरीका से, यूनिक, इसका इंग्लिश क्या होता है, यूनिक, यूनिक रूप में व्यक्त या गुणन खंडित किया जा सकता है। अब आइए इसका सारा जो लिखा हुआ ये सब कहानी को छोड़िए, हम जो आपको बताते हैं जरा ये उस पर ध्यान दीजिए। बस 5 मिनट हमें समय दीजिए, आपको पूरा ये कंसेप्ट आपको बता देंगे और इस कंसेप्ट का आगे जो आने वाले एक्सरसाइज है उसमें भरपूर यूज है। चाहे एचसीएफ एलसीएम निकाले, है ना, चाहे आपको √3 जो अप्रमेय संख्या हम लोग प्रूव करते हैं वो, चाहे, है ना, वो, चाहे आपको शांत या अशांत दिखाना हो, वो सब में इसी का अब जरूरी है। मतलब अब इसी का जलवा है आने वाले एक्सरसाइज, इसीलिए इसको मत छोड़िएगा। अब हमने यहाँ आधारभूत प्रमेय जो है वो क्या कहता है, ये कहता है किसी भी भाज्य संख्या को, चलिए भाज्य संख्या थोड़ा मैं बता देता हूँ, फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। भाज्य संख्या क्या होता है और एक होता है अभाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या होता है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, इसका नाम क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर और हिंदी में इसका है अभाज्य संख्या और इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इसका सीधा मतलब होता है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है कि ए नंबर
हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। कितने? जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जिसके पास क्या हो? ओनली 2 फैक्टर। जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और जिसके पास हो मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास क्या हो? 2 से अधिक फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ये तो स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गया। एग्जाम में तो स्टैंडर्ड डिफिनेशन पूछता नहीं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। आपको संख्या दे देगा, कहेगा इनमें से कौन भाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या है। आइए आपको पूरा दिमाग में फिट कर देते हैं। आज से आप लोग भाज्य और अभाज्य एकदम कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ऐसा हम आपको बता देंगे। तो कंपोजिट नंबर जिसको भाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये भाज्य संख्या जो होता है, ये भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो कम से कम 3 संख्या से कटे, है ना। 3 फैक्टर मतलब 3 संख्या से कटे मेरे भाई साहब, 3 संख्या से कटे कम से कम। अधिक से अधिक 4-5 जितना संख्या से कट सकता है, समझे कि नहीं। इसका मतलब हुआ, जैसे मान के चलिए, और एक चीज़ और समझ लीजिए, दुनिया का एक को छोड़कर दुनिया के जितने भी नंबर है वो अपने आप से पक्का कटता है। अब कहिएगा सर 0, अरे मेरे भाई साहब प्रकृति संख्या की बात कर रहे हैं, ये तो आगे जाके देखिएगा तो ये है ना, 0 को मत कहिए। 0 एक्सेप्शन है, 1 एक्सेप्शन है ना। वैसे 0/0 क्या होता है भविष्य में बताएंगे, ये अभी 11-12 का चीज़ है। जब 11-12 का क्लास लेते हैं वहाँ बताते हैं कि 0/0 क्या होता है। अभी आपको इसकी जानने की आवश्यकता नहीं है, हम ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को। 0 और 1 को छोड़कर बाकी दुनिया के जितने भी संख्याएं हैं, किसको छोड़कर? एक 0 को छोड़कर और एक 1 को छोड़कर, ये एक्सेप्शन आता है। ये क्या है? एक्सेप्शन। अपवाद, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अपवाद होता है कि नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ? अपवाद कहने का ये मतलब हुआ कि आपके गांव में एक रूल बना हुआ है और उस रूल को सब फॉलो करता है। एक ऐसे भी नालायक होते हैं वो रूल को फॉलो नहीं करता है, और हम समाज, हम ग्रामीण उसको छोड़ देते हैं कि ये नालायक छोड़ दो इसको, तो वो क्या हुआ? एक्सेप्शन। बाकी सब तो हम उस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन वो नालायक क्या करते हैं? वो रूल को फॉलो नहीं करता है। चलो एक को ऐसे ही रहने दो, है ना, मतलब एक्सेप्शन। यही ये दो नालायक है ना, ये 2 नालायक है। बताते इस 2 नालायक के बारे में। कहने का ये मतलब है कि दुनिया के जितने भी नंबर हैं वह अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। क्या होता है? दुनिया के जितने भी नंबर हैं सिर्फ 0 और 1 को छोड़कर वह 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। जैसे 2 देखिए, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। अपने आप से तो फिर हम अपने आप से 0 नहीं करता है, अपने आप से 1 कट जाता है, अपने आप से 0 नहीं करता। उतना डीप नहीं जाना है। तो ऐसे समझिए कि दुनिया के जितने भी नंबर हैं 0 को छोड़कर जो अपने आप से नहीं करता है, बाकी अपने आप से तो सब करता है और 1 से करता है। जैसे 0 1 से कट जाता है। 1 क्या होता है? अपने आप से करता है, एक ही नंबर से करता है। अब देखिए 1 और 2 से कटा। अब 3 देखिए, 3 किससे कटा मेरा भाई साहब? 1 से कटा और 3 से कटा। 4 देखिए किससे कटा? यहाँ 4 देखिए, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और 4 से भी कटा।
अब देखिए 5 किससे किससे कटा मेरे भाई साहब, 1 से भी कटा और 5 से ही सिर्फ कटेगा। बताइए 6 किससे किससे कटा, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 6 से कटा। ज़रा इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जरा देखिए 2 जो है 1 से कटा और 2 से कटा, 3 जो है 1 से कटा और 3 से कटा, 4 जो है 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और 4 से भी कटा, 5 1 से भी कटा और 5 से कटा। मतलब 2, 3 और 5 1 से कटा और अपने आप से कटा, 1 से कटा और अपने आप से कटा, 1 से कटा और अपने आप से कटा, 1 से कटा और अपने आप से कटा। तो जो संख्या 1 से कटेगा, 1 से तो सब संख्या कटेगा और अपने आप से भी सब कटेगा। इसके अलावा दुनिया के किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा। उस संख्या को कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। इस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या अपनी है ना, सीधी सी मातृभाषा में इसको कहिए कि वैसी संख्या जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर होते हैं, यही 1 2, 1 5, 1 3। समझ गए कि नहीं। अब देखिए बाकी जो संख्या 4 और 6, 1 और 7 लिख देते हैं। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, और 8 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 7 भी आपका क्या हो गया, 7, ये भी आपका क्या हुआ है ना, यहाँ टिक लगाते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हुआ। लेकिन बाकी 4 जो है 4, 1 से कटा, 4 से कटा, 1 से कटा, अपने आप से कटा, उसके बाद एक और संख्या जो 2 है उससे भी कटा। इसका मतलब ये क्या हुआ, कंपोजिट हो गया। ये क्या हुआ, कंपोजिट, मतलब भाज्य संख्या होगा। 6 को देखिए 1 से कटा और अपने आप से कटा, ठीक है। बाकी और 2 नंबर है, जैसे 2 और 3 से भी कटा। 2 अब 1 से और अपने आप से तो कटवे करेगा, बाकी और कम से कम एक संख्या से कटना चाहिए। देखिए कम से कम एक संख्या, अधिक से अधिक, जितने अधिक से अधिक, यहाँ देखिए 2 से 2 और संख्या से कटा। 8 को देखिए, 8 को 1 से कटा और अपने आप से कटा, उसके बाद 2 से भी कटा और 4 से भी कटा। ये क्या हुआ, भाज्य संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, इस सारे को मैं हटाता हूँ। वैसी संख्या फिर से देख लीजिए, भाज्य संख्या, पहले अभाज्य को बताते हैं। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, केवल 1 से कटे, लिख लीजिएगा, केवल 1 से 1 से एवं 1 एवं 1 एवं स्वयं, मतलब सेल्फ से विभाज्य हो। केवल 1 एवं स्वयं से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ये क्या होगा, 1 एवं स्वयं के अलावे, 1 एवं स्वयं के अलावे किसी औरों से विभाज्य, शॉर्ट में। नहीं तो ऐसे हमको लगता है कि आपको दिमाग में फिट हो गया होगा। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या क्या क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, etc। और अभाज्य संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं, 11 आएगा, 12 नहीं, 13 आएगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 17 आएगा और etc। ये आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब कहिए सर 1 क्या हुआ, मेरे भाई साहब नोट कर लीजिएगा, 1 न तो भाज्य है, ना ही अभाज्य। मतलब इसको ना भाज्य में रखा गया है ना अभाज्य में, क्योंकि डिफिनेशन फेल हो जाता है।
मोर देन 2 फैक्टर, इसके पास एक से अधिक फैक्टर होगा नहीं, तो इसको भाज भी नहीं कहते। अभाज ओनली 2 फैक्टर, है ना, इसके पास तो एक ही फैक्टर, एक को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1, एक ही ना है। कम से कम एक और अपने आप से 2 संख्या से तो कम काटना चाहिए, एक और अपने यहाँ पे एक ही है, एक को आप एक ही से ना काट सकते हैं। फिर काट सर हम, अरे भाई एक ही चीज़ ना हुआ, इसीलिए एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। अगर ज़रूरी पड़े तो ये 2 नोट कर सकते हैं आप, इंग्लिश वाले ये और हिंदी वाले ये, समझ गए होंगे। अब आपको देखते हैं, अब इसको हम समझाते हैं कि आधारभूत प्रमेय है ना क्या होता है। बस 1 मिनट। अब आइए, तो हमने बोला कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को या प्रकृति संख्या को या भाज्य संख्या को किसमें गुणनफल के रूप में, अद्वितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब भाज्य संख्या के अभाज्य क्या लिखे हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता। तो यहाँ देखिए, इसका कहने का मतलब कोई भी अगर भाज्य संख्या, जैसे 6 है, क्या है, भाज्य संख्या है, तो कहता है कि इसे आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 6 को 2 गुना 3 लिखिए, ये अभाज्य, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य। 6 तो भाज्य है, लेकिन अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में है। मतलब गुणनखंड मतलब कि गुना का खंड, गुना करके उसको खंडित कर दिए। जैसे देखिए, जैसे आप 50 देख लीजिए, भाज्य संख्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, तो आभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए। जैसे आप 20 देख लीजिए, 20 2 इंटू 5। जैसे देखिए आप 27 देख लीजिए या 54 देख लीजिए, 54, ये भाज्य संख्या है। 2 3 3 कितना हो जाएगा, 2 तो 27, फिर 3 फिर 3। अब देखिए हुआ कि नहीं, 54 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये कैसे आता है हम आपको बताते हैं। तो कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो भी अद्वितीय रूप से। इसके अलावा आप दूसरा प्रकार नहीं लिख सकते हैं। इसका होता है ना कि 2-3 तरह से, नहीं, एक ही तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोट लिखे हैं कि एक प्रकृति संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब क्रम का मतलब, कोई क्रम का मतलब ये हुआ कि कोई अगर 2 गुना 3 गुना 3 लिखा और मेरा मन है कि हम लिखे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ये क्रम, अगर क्रम को देखा जाए तो ये 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 है, लेकिन 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 है। तो क्रम के हिसाब से तो लगता है कि अलग अलग है, लेकिन अगर क्रम को छोड़ दिया जाए, मतलब इसका ख्याल नहीं रखा जाए, 2 पहले लिखे कि बाद लिखे, इसका अगर ख्याल नहीं रखा जाए, है ना, इस क्रम को ख्याल नहीं रखा जाए, तब उस केस में होता है। अगर क्रम को ख्याल रखा जाए तो कितने भी तरीका से, कोई कहेगा कि नहीं मेरा मन है 3 गुना 3 और गुना बीच में 2 को घुसाएंगे तब 3 लिखेंगे। कोई कहेगा नहीं हमारा मन है ऐसे लिखेंगे, हमारा क्या मन है 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3। कोई कहता है, बहुत सा नालायक होता है, कहता नहीं हम ऐसे लिखेंगे, है ना, 3 को 2 ऐसे करेंगे, यहाँ 3 और यहाँ फिर 3 लिखेंगे। ऐसा तो लिख भी चुके हैं, नहीं तो अलग अलग है, तरीका है लिखने का, सबका तरीका क्या है, अलग अलग है। तो इस क्रम को, इस क्रम तीनों चारों एक ही चीज़ हुआ, क्योंकि सबका तो रिजल्ट क्या है 54 है, और सब में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 ठो 3 है, इसमें भी 3 ठो 3 है, तो अलग क्या है, कुछ नहीं है। इस क्रम को ख्याल नहीं रखा जाता है। यही हम लिखे, एक प्रकृति संख्या का अभाज्य गुणनखंड, उसके गुणनखंडों के क्रम
को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यही आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। मतलब किसी भाज्य संख्या को, है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक के गुणन से संबंधित है और इसका कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अद्वितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, भाज्य संख्या था और इसमें जितने भी है सभी अभाज्य संख्या है और उसको गुना कर लीजिएगा, 54 आ जाएगा। वही कहता है कि गुणनफल के रूप में, अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका आगे काम है, इसका आप एलसीएम निकालने के लिए ऐसे हम तो बताइए दिए हैं। तो यही आपका कहता है, यही कहता है कि इसको अद्वितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 100 है, 100 आपका भाज्य संख्या है, इसको लिखिए 2, है ना, फिर 2, फिर 5 गुना 5, तो 2 दूना 4, 5 20, 25 100 हुआ ना। अब क्रम का ख्याल ना कोई ऐसे लिखे मेरे भाई, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए, एक ही चीज़ हुआ। एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी है और 3 है, इसमें अभाज्य दिखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में ना लिखना है, तो इसमें तो भाज्य दिखना नहीं चाहिए, है ना। कोई नालायक सब ऐसे लिख देगा 5 गुना 4, कोई अभाज्य गुणनखंड में सर लिख दिए। अरे नालायक, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बोले लिखने के लिए, तो 4 क्या अभाज्य संख्या है? जी नहीं सर, ये तो भाज्य हो गया, तो इसको अभाज्य में तोड़ो, टूट गया। अब ये सही है, ये गलत है, समझे मेरे भाई। तो आप सब ये समझ गए होंगे कि ये जो थ्योरम है क्या कहता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने जो बताया कि 3 यहाँ 3 बार रिपीट है, तो कितना भी रिपीट कर सकता। ऐसा नहीं है कि सर अभाज्य गुणनखंड होगा तो जैसे एक अभाज्य संख्या एक ही बार रिपीट करेगा, एक ही बार होगा, ऐसा नहीं, कितना बार भी रिपीट कर सकता है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ 3 कितना बार है? 3 बार है, चलेगा। तीनों तो अभाज्य संख्या ना है, एक ही संख्या बट लेकिन तीनों तो अभाज्य संख्या है ना है, तो कहेंगे सर ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अगर सेम ही चीज़ है तो 54 बराबर 2 गुना 3 3 9 3 27, इसको गुणित के लिख दे। अरे नहीं भाई, तब 27 क्या हो जाता है? भाज्य संख्या। हम तो बोले अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में ना, इसीलिए इसको हम फिर से 3 भाग में तोड़ दिए, है ना। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। और इसको आप लिख कैसे सकते हैं? 2 गुना 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 3 का पावर 3 लिखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 कितने टाइम्स हैं? यहाँ 2 एक ही टाइम्स है और 3, यही तो लिखा है मैंने। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 एक ही टाइम है, 2 कितने टाइम है? 2 टाइम, तो 2 का पावर 2 और 5। यहाँ देखिए, यहाँ इसी को मैंने लिखा है, यहाँ तो अब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर देखिए तो 100 को 5 2 टाइम्स है और 2 2 टाइम्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। जैसे हम लिखाते हैं 64 है, 64, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब देखिए सब अभाज्य गुण संख्या 1 2 3 4 5 6 हुआ, इसको आप 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। सर आप कैसे मने मन लिख देते हैं? ज़रा हमको भी सिखाइए नहीं, कैसे लिख देते हैं? अरे नालायक, बहुत आसान है। आप लोग एलसीएम सीखे हैं ना क्लास 5 या 6 से, और गांव घर के बच्चा तो पहला दूसरा का बच्चा जो है एलसीएम बनाता है ना। तो एलसीएम जो बनाते हैं हम, है ना, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से, लंबी विभाजन प्रक्रिया से, उसमें भी इसका यूज कर लेते हैं। जिसकी इच्छा हो आप लोग इसका एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख सकते हैं। चलिए हम आगे फिर आपको बताते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसको लिखते कैसे हैं सर, जरा ये बताइए, इसको लिखते कैसे? 64 बराबर इतना लिखते। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए, है ना, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया होता है। सबसे पहले हम किससे लगाएंगे? 2 से, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है
और आप लोग ज़रा एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, दुनिया के जितने भी प्रकृति संख्या होते हैं, सम संख्या, वह भाज्य होता है। मतलब सम कहे तो भाज्य, जो सम होगा वो पक्का भाज्य होगा, और जो विषम होगा इसका मतलब पक्का अभाज्य होगा। नहीं नालायक, अरे हमको जो बात बीच में याद पड़ता है वो आपके दिमाग में दे देते, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कहिएगा सर आप तिल का तार बना रहे, नहीं, जो हमारे दिमाग में आ रहा है आपको हम बताते रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा ये सब कॉन्सेप्ट, है ना। और आपको हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव, आप देखते ही गोली मार दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बस एकदम दिमाग कैंची जैसे काम करेगा, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में चल गया तो। हम बता रहे हैं कि जो भी भाज्य सम संख्या है वो पक्का भाज्य होगा, ये सही है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन है दो। क्या है एक्सेप्शन? अपवाद, वही गांव में जो नालायक लड़का था, एक्सेप्शन, अपवाद। आप लोग पढ़े हैं ना, सभी धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन पढ़े ना पारा, मरकरी क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका यूज कहाँ करते हैं हम? थर्मामीटर। आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, अब साइंस पढ़ाएंगे तो देखिएगा हमें सब कुछ आता है, ये मत कहिएगा सिर्फ मुझे मैथ ही आता है ना। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब दो ही ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है। ये क्या है? सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। अब यहाँ पर हम बता, इसका मतलब सभी सम भाज्य संख्या होता सही है, एक्सेप्शन दो को छोड़कर, एकदम सही है, ये सही है। लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या होगा, ये बिल्कुल गलत है। सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं हो सकता है, सभी विषम अभाज्य नहीं हो सकता है, कुछ ही विषम अभाज्य होगा। जैसे 7 देखिए, विषम है, अभाज्य है। 9 बताइए, विषम है लेकिन अभाज्य नहीं, ये भाज्य हो गया। इसीलिए जितने भी सम होते हैं सिर्फ 2 को छोड़कर सब भाज्य होते हैं, देखते ही गोली मार दीजिएगा। लेकिन जितने भी है ना विषम संख्या होते हैं सब अभाज्य नहीं होता है, कुछ कुछ अभाज्य होता है। जैसे 7 विषम है, अभाज्य है, लेकिन 9 विषम है लेकिन फिर भी भाज्य है। 15 क्या है? विषम है, फिर भी क्या है? भाज्य है। और विषम संख्या जानते हैं ना, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, है ना, उसको कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर, है ना, सम, है ना। और होता है विषम, हम बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी याद दिला देते हैं, बहुत काम का चीज़ है। सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड, है ना। वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। एक चीज़ और चीज़ आपको बता देते हैं, सम संख्या पहचानने का नियम है कि इकाई स्थान पर अगर 1, 3, 5 सम संख्या पहचानने का नियम है, अगर इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो हुआ सम। अगर 1, 3, 5, 7 है ना और 9 हो जाए तो हो जाएगा विषम। मतलब आप देखते ही कह दीजिएगा कि कौन सम है कि कौन विषम है। जैसे हम आपसे पूछे, जैसे आपको पूछे कि 5, 7, 9, 2 सम है कि विषम, कहिए सर सम की इकाई स्थान पर क्या है? सम है, तो पूरा संख्या सम होगा। जैसे हम बोले 5, 4, 7, 2, 6, 1, ये सम है कि विषम है? कहिए विषम है। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पर 1 है, 1 क्या है? विषम है। मतलब आप इकाई स्थान को देखकर, जो बड़ा संख्या होगा, इकाई स्थान को देखकर आप विषम और सम कह सकते हैं। अगर इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस पर अगर इवन हो तो इवन होगा, यूनिट प्लेस पर अगर ऑड होगा तो पूरा संख्या ऑड होगा। आप चेक कर लीजिए, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, जबकि ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अब देखिए 64 है तो सबसे 100 तो लगाएंगे नहीं, 2 से लगाएंगे तो हुआ 32। 64 को मेरे भाई साहब 2 से भाग दीजिएगा ना, है ना, तो 2 तिया 6 कैंसिल आउट, 2 दूना 4 कैंसिल हो गया। तो ये 32, यही 32 को यहाँ लिखते हैं। फिर किससे लगेगा? 2 से लगेगा, इकाई स्थान पर 2 है,
है ना। जब तक 2 से लगेगा लगाते रह जाएंगे। अब देखिए 16 मरतबे कट जाएगा, फिर 2 से लगाइए 8 मरतबे कट जाएगा, फिर 2 से लगाइए 4 मरतबा, और फिर 2 से लगाए 2 2 जा 4। तो बताइए फिर 2 से लगाए 2, जब तक 1 पर नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। बताइए अब 64 बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 2 है, तो यही आपको क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 6। समझे कि नहीं। एक और आपको अभाज्य गुणनखंड है ना के रूप में व्यक्त करके दिखा देते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए 210 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे कीजिएगा, है ना। 2 से लगाइए, कितना हो 2 कम 2 0 2 पंचे तो 105 हो गया। फिर 2 से तो अब कटेगा नहीं, कैसे 105 है 2 से कटेगा कहाँ, ये 5 है, देखते ही हम समझ जाएंगे। तो 3 से, है ना, 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, कट गया ना, यहाँ मिस्टेक हो गया। 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। अब फिर लगाइए, अब 3 से नहीं कटेगा, अब किससे 5 से, 5 7 35 और लास्ट में 7 एकम 7। तो 210 बराबर क्या हुआ, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, मतलब इसको इसी को उतार दीजिए। कितना हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 तक ये सब अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे किसी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको हम ये बताएंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वो हम तो सीख के आए हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, 6-7 क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, 7-8 में, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, अभाज्य गुणनखंड, है ना, नियम से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। फिर से क्लास 10 में है आपको, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड मेथड से क्या कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ, आपने एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन मेथड से आपने फाइंड किया, ये वही चीज़ है जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से हल करते थे, है ना, वही चीज़ है जिसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से हल करते थे। अब एचसीएफ हम जो है ना, यही चीज़ है। देखिए अब वहाँ पर देखिए कहेगा आपको, क्या कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। इस मेथड से क्या निकालने के लिए आपको एलसीएम चाहे एचसीएफ निकालने के लिए कहे, तो यही चीज़ है मेरे भाई साहब, यही चीज़ है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसका भले ही चर्चा न हो यहाँ, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि यही अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से ही लिया गया है। इसीलिए पहले हम आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ाया, वही चीज़ है। उसके बाद इसका हम यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ आप सबको बताएं। तो समझ गए ना, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और इसी विधि का, है ना, इसी स्टेटमेंट का और इसी जो प्रमेय है यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर से अगेन आपको याद दिला देते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे नए नए जो वीडियो है ना आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।